हेलो एंड वेलकम बैक टू एसिस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो अभी हमने जो है 3-4 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं मैथ्स के। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली है, स्टैट्स पढ़ लिया है। अब स्टैट्स पढ़ने के बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं या आज से स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि 11th-12th के सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, या फिर अगर कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स ऑप्ट की होगी, ठीक है, या फिर कुछ बच्चों ने स्टैटिस्टिक्स अगर सब्जेक्ट ऑप्ट किया होगा तो उन्होंने ज़रूर पढ़ा होगा इसको। बट मैथ्स के एज सच सिलेबस में नहीं है ये। 11th-12th में स्टैट्स का जो पार्ट है उसमें नहीं है। या फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे इसको, बट हमारे एनडीए के सिलेबस में है तो इसको एक बार समझेंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टैट्स जैसा ही है। स्टैट्स का ये मान सकते हैं आप एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है ये। ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ मैं, एनडीए में कितने आ सकते हैं, तो ऑन एन एवरेज इसमें से एक या कभी कभी 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। जनरली 1 क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, बट किसी किसी पेपर में आपको लगातार जो है 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। और बिलीव मी, सुपर ईजी होते हैं। ठीक है, हम 2-3 कंसेप्ट पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और वो प्रॉपर्टीज़ अगर आपने याद कर ली, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि न्यूमेरिकल अभी तक आया नहीं है कि ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़े। सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड पे जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप इसको बहुत कम टाइम में कवर कर सकते हैं और एक बार ही पढ़ के अपने कंसेप्ट क्लियर करके वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी दिमाग में रख के अपने, और आप जो है नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो इसमें जान लेते हैं, वो हमें पढ़ने को मिलेगी टर्म बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्टैट्स चैप्टर आपने मेरे साथ पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक टेबल होती थी, उसमें एक साइड एक कॉलम में हम नंबर ऑफ जो है हमारी ऑब्जर्वेशंस लिखते थे, जिसको हम एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते थे, और दूसरे उसके सामने वाले कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी लिखते थे एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक कॉलम होता था कि कुछ ऑब्जर्वेशंस है और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपने वहाँ पे ये देखा होगा सिर्फ एक टाइप की ही ऑब्जर्वेशन की बात चल रही थी। या तो हमने क्लास में बच्चों की एज का डाटा कलेक्ट किया, या हमने क्लास में बच्चों के मार्क्स का डाटा कलेक्ट किया, या हमने लेट से एक सोसाइटी में जो है वहाँ पे जो है हाइट, या फिर जो है हार्ट रेट, या फिर नंबर ऑफ जो डिजीज पर्सन है, ऐसा कुछ, मतलब सिंगल एक टाइप का डाटा कलेक्ट कर रहे थे हम। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का डाटा था। अब हमारे पास इस चैप्टर में क्या होने वाला है, एक ही जगह से हमारे पास 2 डाटा होने वाले हैं। लेट्स से अगर हम बात करें कि हम एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप मान लो 12th क्लास में हो, तो 12th क्लास में हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्स में, एक्स की जगह हम ले लेते हैं कि एज। ठीक है, स्टूडेंट्स की एज ले लेते हैं, और वाई आई की ले लेते हैं कि उसमें नंबर ऑफ डेज ही वेंट टू स्कूल, नंबर ऑफ डेज ही वेंट टू स्कूल पर ईयर। ये हमने डाटा ले लिया वाई वेरिएबल के अंदर। तो जब भी हमारे डाटा में 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो उस डाटा को बोला जाता है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स रखे हैं। जैसे अगर आप इस फर्स्ट टेबल में देखें तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। आप एक्स आई वेरिएबल है जो, उसको क्या नाम दे सकते हैं, एज को। ठीक है, तो हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर हमने क्या ले लिया, एज ले ली। एज हमने क्या लिया, 18, 20, 24, 28 एंड अप टू 75। ठीक है, दूसरी साइड एज के सामने हमने जो दूसरे टाइप का जो डाटा कलेक्ट किया, वो क्या किया हमने, रेस्टिंग हार्ट रेट। ठीक है, तो जो हार्ट बीट का जो रेट है वो हमने उसके सामने दूसरे वेरिएबल के अंदर ले लिया। तो यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल एक्स और वाई हो गए। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हार्ट रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो अब हम डाटा पढ़ेंगे वो 2 वेरिएबल वाला डाटा पढ़ेंगे, और 2 वेरिएबल वाले डाटा को क्या बोलेंगे, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर इस एग्जांपल की बात करें तो एक्स वेरिएबल आप दे सकते हैं टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, और वाई वेरिएबल आप देख सकते हैं आइसक्रीम सेल्स की, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स बीइंग सेल्ड। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि इस वेरिएबल एक्स में और वाई वेरिएबल में आपस में क्या रिलेशन है। वो जो आपस में रिलेशन है उसी को कोरिलेशन बोला गया है।
ठीक है, तो कोरिलेशन को भी समझेंगे। अभी आप इतना समझिए कि हमारे इस चैप्टर में कोई भी डाटा होगा, कोई भी डाटा का या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें दो वेरिएबल होने वाले हैं, इसलिए हम उसको बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है। देखिए भाई, जब भी हम डाटा को कलेक्ट करेंगे और वहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल, तो हमेशा उन दोनों वेरिएबल्स की जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो वैल्यूज़ होंगी, उनमें आपस में कुछ ना कुछ लिंक होगा। ठीक है, जैसे कि आप ये एग्जांपल देखिए कि यहाँ पे हमने जो इस एग्जांपल में है, हमने एक्स वेरिएबल में क्या लिया, टेम्परेचर, और यहाँ पे वाई वेरिएबल में क्या लिया, नंबर ऑफ आइसक्रीम्स बीइंग सोल्ड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा या गर्मियाँ बढ़ेंगी तो आइसक्रीम की सेलिंग भी बढ़ती है, आपने ये बिल्कुल ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे इस टेबल में आप देखिए कि हमने एक्स वेरिएबल में क्या लिया है, एज लिया है। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट रेट लिया है। तो जैसे जैसे हार्ट रेट, एज यहाँ पे बढ़ रहा है, तो हार्ट बीट या हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो एक वेरिएबल के बढ़ने या घटने से, या इंक्रीज या डिक्रीज करने से दूसरे वेरिएबल में क्या पैटर्न बनता है, क्या फर्स्ट वेरिएबल के इंक्रीज करने से सेकंड वेरिएबल भी साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, या फर्स्ट वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि अगर मान ले हम ये बात करें कि अगर हम एक्स वेरिएबल में ये ले लें, एक्स वेरिएबल में हम ये ले लें नंबर ऑफ पर्सन्स यूजिंग हेलमेट्स वाइल ड्राइविंग। ठीक है, वाइल राइडिंग अ बाइक। और वाई वेरिएबल में हम अगर ये ले लें कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, अगर हम इस दो टाइप का डाटा ऐसे कलेक्ट करें तो क्या लगता है किस टाइप का रिलेशन बनेगा भाई? अगर जैसे जैसे हमारे एक्स वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे वाई वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट यूज़ करेंगे उतने कम से कम जो है एक्सीडेंट्स में, ये कह सकते हैं, डेथ्स होंगी या उनको जो है चोट लगेगी। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि दो वेरिएबल्स में आपस में पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। ठीक है, एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है या एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है। ठीक है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। कभी कभी ऐसा होगा कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक के बढ़ने या घटने से दूसरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर पैटर्न हम नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वहाँ पे बोलेंगे कि जो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और उनमें आपस में कोई भी कोरिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो इट सेज दैट इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर दैट एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। ठीक है, उनमें आपस में जो रिलेशन बनेगा, उस किस हद तक रिलेशन बनेगा, क्या वो पॉजिटिव बनेगा, क्या वो नेगेटिव बनेगा, इन सभी चीज़ों को स्टडी करना इज आवर कोरिलेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या है? बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। पहला जो टाइप है, ठीक है, वो हमने बेस्ड, जो टाइप 1 है वो हमने किया है, जो कैटेगराइजेशन की है वो हमने किसके बेसिस पे की है? चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे दो टाइप के जो है आपके कोरिलेशन बोले जा सकते हैं, एक पॉजिटिव कोरिलेशन और एक नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन कौन सा होगा? जब एक वेरिएबल में इंक्रीज आने से दूसरा वेरिएबल भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। या फिर एक वेरिएबल में डिक्रीज आने से दूसरा वेरिएबल भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप के कोरिलेशन को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसका अपोजिट देखो, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो कुछ कुछ वैसी ही बात है। अगर हम फिजिक्स वाली बात करें तो फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो बस स्टैट्स में उसी चीज़ को पॉजिटिव कोरिलेशन बोला गया है। और जैसे ही हम फिजिक्स में ये बात करते हैं एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, तो वो यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता है कि जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करेगी दूसरे की डिक्रीज करेगी, तो वो हमारा जो आ जाता है किसमें? नेगेटिव कोरिलेशन में। अच्छा, जो ये कैटेगराइजेशन है ये दूसरे बेसिस पे भी की जा सकती है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वेरिएबल्स स्टडीड।
तो सिंपल कोरिलेशन हो सकता है, मल्टीपल कोरिलेशन हो सकता है, या पार्शियल कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। या फिर जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है वो स्टडी किए जा सकते हैं बेस्ड अपॉन कॉन्स्टेंसी ऑफ द रेशियो ऑफ चेंज बिटवीन द वेरिएबल्स। मतलब कि दोनों वेरिएबल जो है, हमारा एक्स वेरिएबल और जो वाई वेरिएबल है, उनमें जो चेंज आ रहा है वो किस स्पीड से, ठीक है, कितनी कॉन्स्टेंसी से जो है चेंज आ रहा है। क्या बहुत चेंज एकदम से चेंज आ रहा है, या फिर एक लीनियर पैटर्न में चेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो है हम दो टाइप के जो है कोरिलेशन कह सकते हैं, एक लीनियर कोरिलेशन और एक नॉन लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन में कौन कौन आ सकता है? क्वाड्रेटिक आ सकता है, ठीक है, क्यूबिक आ सकता है, या फिर और कोई जो है सो ऑन, इस तरीके के आ सकते हैं। बट हमें जो पढ़ना है, ठीक है, हम जो अपना फोकस रखेंगे वो हम कहाँ तक रखेंगे? एनडीए के पैटर्न के हिसाब से हम अपना जो है डिस्कशन पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन पे रखेंगे, और हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों टाइप्स में से सिर्फ लीनियर कोरिलेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में यही पार्ट है, इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो कोरिलेशन हमने समझ लिया कि दो वेरिएबल होंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल में आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव या इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इस चीज़ को स्टडी करना इज कोरिलेशन। अब उसको स्टडी करेंगे, अलग अलग कंसेप्ट हैं, अलग अलग जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उनके हेल्प से हम स्टडी करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है कोवेरियंस। स्टैटिस्टिक्स में हमने पढ़ा था वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कोवेरियंस क्या होता है। देखो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएंस नहीं, कोवेरियंस, उनका आपस में मिला के जो है कोवेरियंस क्या होगा। तो लेट्स से हमारे पास जो डाटा है वो क्या है? x1 y1, x2 y2, x3 y3 एंड सो ऑन xn yn। मतलब n पॉइंट्स हमारे पास x वेरिएबल के अंदर हैं और n पॉइंट्स या n डाटा पॉइंट्स या n एंट्रीज हमारे पास y वेरिएबल के अंदर है। दो वेरिएबल हैं x और y, हर एक में n एंट्रीज है हमारे पास, और उनको हमने ऐसे पॉइंट की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखते हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे लिखते हैं? किसी भी पॉइंट को x, y करके लिखते हैं। तो यहाँ पे बस x1 y1 पहली एंट्री, x2 y2 दूसरी एंट्री, x3 y3 तीसरी एंट्री, और इसी तरीके से हमने अपनी n ऑब्जर्वेशंस को इस तरीके से पेयर में लिख लिया, ठीक है। तो अब कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या बनता है? कोवेरियंस ऑफ x, y, कोवेरियंस ऑफ x, y, जिसको इस तरीके से भी, इस सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है, सिग्मा एक्स वाई, ठीक है। सिग्मा एक्स वाई इज द सिंबल फॉर कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला बनेगा ये, समेशन एक्स आई माइनस मीन ऑफ x वेरिएबल इनटू वाई आई माइनस मीन ऑफ y वेरिएबल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं, ठीक है, कुछ डेरिवेशंस के बाद ये फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं, क्या? समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई डिवाइडेड बाय n माइनस दोनों मीन की मल्टीप्लिकेशन, x वेरिएबल का मीन और y वेरिएबल का मीन, ठीक है। मीन आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, और समेशन में यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये जैसे एक टेबल दी हुई है, यहाँ पे टेबल में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे हमें गिवन है कि ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो भाई किसी ने 12 साल तक जो है स्कूल में पढ़ाई की है, किसी ने 11 साल तक स्कूल में पढ़ाई की है, किसी ने 16 ईयर्स तक स्कूल में पढ़ाई की है, प्री नर्सरी से लेके मतलब ऐसी। तो उसके बेसिस पे एनुअल इनकम्स का डाटा कलेक्ट किया हुआ है। जिसने 12 साल जो है 12 साल जो है जिसने स्कूलिंग की है उसकी एनुअल इनकम 36,000 है, ठीक है। जिसने 11 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की है उसकी जो इनकम है 32,000, ठीक है। तो इसका वेरिएंस, अगर कोवेरिएंस निकालने को हमें मिला, देखो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मोस्टली प्रॉपर्टी बेस्ड रहेंगे। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि कोवेरिएंस आप इतनी भारी कैलकुलेशन करने के बाद आप कोवेरिएंस निकालिए, ठीक है। बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, और अगर बाय चांस उसको कैलकुलेट करने के लिए या उस कंसेप्ट में से कहीं क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको हैंडल कर सकें। देखिए कोवेरिएंस निकालने के लिए पहले ये हमारा जो है ये हो गया हमारा x वेरिएबल, और ये हमारा जो है ये हमारा हो गया y वेरिएबल, ठीक है। ये हमारा x वेरिएबल और दिस इज y वेरिएबल। क्या हम x का मीन निकाल सकते हैं? बड़े इजीली निकाल सकते हैं। 12 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 16 प्लस प्लस 20 और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या इसी तरीके से हम y का मीन निकाल सकते हैं?
36,000 प्लस 32,000 प्लस 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 84,000 डिवाइडेड बाय 8। तो इस तरीके से हम दोनों मीन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा इस फॉर्मूले को इस तरीके से अप्लाई करना। भाई देखो, पहले तो हमें ये जो है, ये वाली जो है कॉलम तैयार करनी पड़ेगी। ये कॉलम कैसे तैयार होगी? यहाँ पे हम लिख लेते हैं xi इंटू YI, और यहाँ पे हमारी ये कॉलम जो है रेडी हो जाएगी। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 36,000, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2, और ये हमारे पास हो जाएगा 432,000। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगी 352,000। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये हम कौन सा कॉलम तैयार कर रहे हैं? XI YI। हमें क्या करना है? हमें अपने फॉर्मूले में चाहिए समेशन। तो वो कहाँ से आएगा? वो हमें मिलेगा यहाँ से, समेशन XI YI। तो इस कॉलम को रेडी करके यहाँ पे सबको ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कहाँ पे पुट होगी? उसकी वैल्यू पुट होगी यहाँ पे न्यूमरेटर में। ठीक है, n हमें पता ही है, इस क्वेश्चन में n हमारा कितना है? 8 है। कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? 8 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दोनों के मीन कैलकुलेट कर चुके हैं हम, उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करके और हम फाइनली कोवेरिएंस तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, मैंने जितने भी अभी तक प्रीवियस ईयर में NDA क्वेश्चंस पढ़े हैं या पढ़ाए हैं, उनमें सभी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कोवेरिएंस ऑलरेडी गिवन होता है। ठीक है, उससे आगे की बातें पूछी जाती हैं। ये हमारा जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाँ, उसमें कोवेरिएंस की, आगे दूसरी चीज़ों में हमें कोवेरिएंस की ज़रूरत है। ठीक है, बट इसको ऐसे भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकें। क्या है फॉर्मूला? समेशन XI YI डिवाइडेड बाय n माइनस x वेरिएबल का मीन और इनटू y वेरिएबल का मीन। ठीक है, चलिए फिर तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो अभी इस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में इतना ही रखते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में जो है हम इस टॉपिक को लेंगे और इसको अच्छे से डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, टिल देन यू कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।